एनार्किस्ट कुक बुक। यदि आपके पास एक किताब होती जो एक विद्रोही किशोर की डायरी को अराजकतावादी रसोई की किताब के साथ मिलाती, तो वह अराजकतावादी रसोई की किताब होती। यह एक प्रसिद्ध और विवादास्पद गाइड है जो न केवल आपको समस्याएं पैदा करने और अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने के तरीके सिखाती है, बल्कि इसकी चालबाजियां और रहस्य इतने हैं कि इसका उपयोग कौन करता है, इसके आधार पर यह समाज में कुल अराजकता पैदा कर सकती है। इसके लेखक विलियम पॉवेल ने हान सोलो की विद्रोही प्रकृति को गॉर्डन रामसे की पाक कला की कुशलता के साथ मिलाया। लेकिन मफिन्स तैयार करने के बजाय ध्यान दें, क्योंकि इस किताब में बम और हथियार बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड्स के साथ विस्फोटक उपकरण बनाने की रेसिपीज दी जाती है। यह उस विज्ञान के प्रोफेसर की तरह है जो बहुत अधिक उत्साही है और एक मजेदार प्रयोग के दौरान गलती से प्रयोगशाला में आग लगाता है। अगर आप इसमें जोड़ दें कि पॉवेल ने इसे 1970 के दशक की समस्याग्रस्त अवधि के दौरान लिखा, तो आप पहले से ही उन कारणों में से एक की कल्पना कर सकते हैं जिनकी वजह से इसे प्रतिबंधित किया गया। यह वह समय था जब अधिक लोग बगावत और क्रांतियों के बारे में सोच रहे थे जो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। और असली समस्या कुछ खास है एनार्किस्ट कुक बुक कि यह सिर्फ विद्रोही किशोरों के लिए एक सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। इसके वास्तविक दुनिया के निहितार्थों को पहले ही विभिन्न हिंसक कृत्यों और यहां तक कि हत्याओं के साथ जोड़ा जा चुका है। जाहिर है अधिकारियों को यह पसंद नहीं आया कि यह अराजकता और खतरनाक चीजों की गाइड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थी, जबकि आलोचक इसे समाज के लिए खतरा मानते थे। समर्थक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत समझा गया पैरोकार मानते हैं। लेकिन जाहिर है जब आप अपने बच्चे को मकई का गब्बर बनाते हुए देखते हैं तो आप इसे साहित्यिक कृति नहीं कह सकते, शैतानी छंद। अगर आप इस किताब को बिकता देखकर इसे खरीदकर सोचते हैं कि यह आपको शैतान को बुलाने और किसी नरक सौदे में मदद करेगा, तो यह आपको पूरी तरह निराश करेगा। यह राक्षसों को बुलाने के लिए कोई गाइड नहीं है, लेकिन यह धार्मिक हलकों में उतना ही विवादास्पद है। सैटेनिक वर्सेस दो व्यक्तियों से शुरू होता है जो एक विमान विस्फोट से बच जाते हैं और अचानक उनके पंख निकल आते हैं और वे मतिभ्रम का अनुभव करते हैं, जिससे वे कथित रूप से अद्भुत प्राणी बन जाते हैं। एक फरिश्ते में बदल जाता है और दूसरा शैतान में, जैसे उन्हें फैंटेसी रोल प्लेइंग गेम में ले जाया गया हो। गैब्रियल फरिश्ता पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी को दोबारा से दिखाता है और यहीं से विवाद शुरू होता है। पुस्तक में पैगंबर की पुनर्कल्पना दिखाती है कि कैसे शैतान ने कुरान के कुछ छंदों को यहां और वहां छेड़ दिया। मूल रूप से इस्लाम की सबसे पवित्र किताब के कुछ हिस्सों को शैतान की रचना में बदल दिया। इसे निंदा माना गया क्योंकि यह मोहम्मद को काल्पनिक बना रही थी और इस्लामी इतिहास की नई और विवादास्पद व्याख्याएं प्रस्तुत कर रही थी। इसे किताबों का वोल्डेमॉर्ट बना रही थी। आप उसका नाम बिना भौहें उठाए नहीं बोल सकते। इसी वजह से उसके आसपास की विवादास्पद स्थिति के कारण पुस्तकालयों ने उसे इस तरह छुपा रखा है जैसे वह एक गुप्त खजाने का नक्शा हो। और 1989 में चीजें पूरी तरह से जटिल होने लगीं। ईरान के अयातुल्ला खुमैनी ने इस्लामी आधिकारिक आदेश जारी किया जिसके अनुसार इस किताब के लेखक एकदम से अपराधी हो गए और उन्हें हथियारों से छिपकर रहना पड़ा। लेकिन यह केवल इसलिए नहीं था कि सामग्री समस्याग्रस्त थी। जल्द ही वे खोजेंगे कि इसका प्रभाव बहुत बड़ा था और इससे इस्लामी समुदाय में विरोध, बहस और हिंसक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी। धार्मिक नेताओं को लगा कि उनकी पवित्र मूर्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कल्पना करें कि आपके घर की पार्टी में कोई आपके दादी के राख बिखेर रहा है। ऐसी ही भावना थी इन धार्मिक नेताओं की शैतानी छंदों के बारे में। विवाद के बावजूद यह किताब गैर धार्मिक हलकों में अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जैसे लॉस ऑफ बीस डियास डी सोडोमा, जो इतना विवादास्पद है कि यह 50 शेड्स ऑफ ग्रे को डिज्नी की कहानी जैसा बना देता है। पुस्तक केवल सामग्री की आर सूची में सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि यह अश्लीलता के संदर्भ में 3 गुना एक्स के करीब मानदंड को तोड़ती है। ध्यान दें, कहानी बताती है कि कैसे अमीरों का एक समूह चाय पीने के लिए नहीं, बल्कि मानवता द्वारा झात सभी विकृत कल्पनाओं को पूरा करने के लिए एक महल में शरण लेता है। 9 लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा करता है और उन्हें वर्णन से परे कृत्यों के 120 दिनों तक अधीन करता है। वे चीजें इतनी अश्लील हैं कि जॉनी सिंस भी इस किताब को पढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेखक ने मूल रूप से कुछ नहीं छोड़ा। सभी भयानक यौन कृत्य साधुता से लेकर दासता तक इस किताब में एक वर्जित बूफे की तरह परोसे जाते हैं, जहां नैतिकता पीछे हट जाती है और पागलपन के लिए रास्ता छोड़कर छुट्टी पर चली जाती है। यह किताब पागलपन की हद को पार कर एक तिहरी छलांग लगाती है और एक प्रतिबंधित उपन्यास बन जाती है जो किसी नन या आपके किसी भी दादा दादी को दिल का दौरा दे सकता है। और तैयार हो जाइए क्योंकि अगली किताबों के साथ चीजें केवल बदतर होती जाती हैं। लेडी चैटरले का प्रेमी।
आजकल यह सामान्य बात है कि समुद्र तट पर पुरुष बिना शर्ट के घूमते हैं और महिलाएं शॉर्ट्स पहनती हैं, जिससे उनकी पूरी टांगें दिखती हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था और मैं आपको यह समझाता हूं। आप 20वीं सदी की शुरुआत में पुरानी इंग्लैंड में हैं। सभी महिलाएं टखनों से लेकर गर्दन तक बटन लगी हुई हैं और कुछ त्वचा देखना उस समय प्लेबॉय पत्रिका देखने के बराबर होगा। लेकिन यहां D.H. लॉरेंस लेडी चैटरली के प्रेमी के साथ आ रहे हैं। ध्यान दें, कहानी लेडी चैटरली का अनुसरण करती है, जो एक ऐसे विवाह में फंसी हुई है जो चित्रकला देखने की तुलना में अधिक आकर्षक लगता है। वह एक अपंग व्यक्ति से विवाहित है जो उसकी महिला जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। और यह महिला बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो पूरे दिन बुनाई में बैठी रहे। वह रोमांच, जुनून और बहुत सारा शारीरिक ध्यान चाहती है। लेकिन जब उसका गरीब पति कुछ नहीं कर सकता तो वह फॉरेस्ट रेंजर मेलर्स के साथ एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ती है, जो जंगल की देखभाल करता है और मेंस हेल्थ मैगजीन के कवर की तरह दिखता है। मूल रूप से इस महिला की कमजोरियों को बेहतर तरीके से कुछ भी नहीं दर्शाता है, जैसे एक आदमी के साथ स्टील के एब्स। आप सोच सकते हैं कि यह तप्त रोमांस वह है जो इस पुस्तक के लिए लोगों को नापसंद करता है, लेकिन नहीं, यह तो सिर्फ हिमखंड का शीर्ष है। लॉरेंस ने किताब लिखी ताकि इंग्लैंड के कठोर वर्ग संरचना और सामाजिक मानदंडों का मजाक उड़ाया जा सके, एक समय में जब शायद ही कोई अंतर था एक उच्च वर्ग की अंग्रेजी महिला और एक नन के बीच। यह पूरी तरह से अंग्रेजी उच्च समाज की नींव का अपमान कर रहा था। खुले तौर पर सेक्स और स्कैंडलस रिलेशनशिप्स के बारे में बोल रहा था, जबकि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के बीच के अंतर को भी दिखा रहा था। सत्ता के 48 नियम। जब आप अपनी पूर्ववर्ती के लिखे पुस्तकों और सामाजिक रणनीति के एक मास्टर द्वारा लिखे गए पुस्तकों को मिलाते हैं तो आपको रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित सत्ता के 48 नियम प्राप्त होते हैं। शीर्षक आपको चौंका सकता है, क्योंकि इसे हमेशा व्यावसायिक सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक आत्म सहायता पुस्तक माना गया है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से गहरा है कि इसे दुनिया भर की कई जेल प्रणालियों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। विचार यह है कि पुस्तक विभिन्न तरीकों को प्रस्तुत करती है जिससे रणनीतियों और तरीकों का उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये सलाहें सामान्य नहीं है, जैसे जल्दी उठो, जिम जाओ, बरपीच करो, अपने लक्ष्यों को डायरी में लिखो। इसके बजाय ये तुम्हें मूल रूप से बताते हैं कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार कैसे प्रभावित करें, हर स्थिति और स्थान को अपनी तरफ कैसे मोड़ें। इसे अधिकारियों द्वारा समाज की संरचनाओं को पूरी तरह से बदलने वाले उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, एक कानून आपको सुझाव देता है कि जब आप किसी दुश्मन का सामना करें तो भविष्य में बदले की किसी भी संभावना से बचने के लिए उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। एक और प्रसिद्ध कहावत है कि किसी और को काम करने दो और खुद श्रेय लो। मूल रूप से यह कहता है कि किसी को अपने लिए जीवन आसान बनाने के लिए प्रभावित करो। ये रणनीतियां एक निर्दयी कॉर्पोरेट सिंहासन के खेल में आश्चर्यजनक रूप से काम करती हैं, जहां पदोन्नति प्रणाली में या तो आप मारते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में यह ऐसा है जैसे आप बर्फ की गेंद की लड़ाई में एक बाजूका ले जा रहे हैं। स्कूलों और जेलों ने खाने के क्षेत्र को सिंहासन के खेल के दृश्य में बदलने के डर से बिना पीठ में छुरा घोंपने और ड्रैगन के शक्ति के 48 कानूनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जेलों के साथ भी वही समस्या होती है। उनके पास पहले से ही कई समस्याएं हैं, जैसे ड्रग्स के सरगना से लेकर हत्यारे तक। आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है अपने कैदियों को चालाक रणनीतियों के शिक्षक में बदलना। व्लादिमीर नाबोकोव की लोलिता। नाबोकोव वह दोस्त है जो अपनी कल्पनाओं को अपने तक नहीं रख सकता। अक्सर वह आपको वह गीला सपना बताता है जो उसने रात को देखा और कैसे वह कुछ बीमार सुखों का अनुभव करने के लिए मर रहा है। स्वाभाविक रूप से आप हर समय अपने कानों को ढकना चाहेंगे, लेकिन यह लड़का इतनी अच्छी कहानी सुनाता है कि आप उसे सुनने से खुद को रोक नहीं सकते, या तो लोग ऐसा कहते हैं। इस किताब की सबसे अजीब बात यह है कि यह आपको बाल यौन शोषण के बारे में विस्तार से बताती है। यह किताब पाठकों को हम्बर्ट नाम के एक किरदार की मानसिकता में डुबो देती है, जो एक बहुत विकृत व्यक्ति है और 12 साल की लड़की डोलोरेस हेज उर्फ लोलिता के साथ जुनूनी है। यह ऐसा है जैसे ट्रेन दुर्घटना को धीमी गति में देखना, क्योंकि आप जानते हैं कि हम्बर्ट की नैतिकता की दिशा अंततः दुर्घटनाग्रस्त होकर जलने वाली है। कल्पना करो कि आप अपने परिवार से कह रहे हैं कि आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो एक आदमी के बारे में है जो एक लड़की को एक ऐसे मोहिनी के रूप में देखता है जिसे वह मना नहीं कर सकता। यह लेखन और कथा के मामले में एक साहित्यिक कृति हो सकती है, लेकिन आप एक वयस्क आदमी की एक किशोर लड़की के प्रति आकर्षण की ट्विस्टेड धारणाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन नाबोकोव की लेखन सिर्फ अस्थायी रूप से बाल यौन शोषण के साथ नहीं छेड़खानी करती। ये इस बारे में भी है कि वह कैसे एक दुखद विदूषक है जो हमेशा अपनी ही गलतियों में उलझ जाता है, और किसी तरह आप उस त्रासदी से अजीब तरह से जुड़े हुए महसूस करते हैं। किताब के दौरान आप उसके दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में उतरते हैं, क्योंकि वह अपने जुनून को सही ठहराने की कोशिश करता है।
लेखक की प्रतिभा इस बात में निहित है कि वह आपको साहित्यिक क्षमता से आश्चर्यचकित करते हुए असहजता से कैसे मरोड़ता है। वह आपको ऐसी चीज की प्रशंसा करा सकता है जिसकी आपको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और यह उस समाज के लिए खतरनाक हो सकता है जो चाहता है कि उसके बच्चे यौन प्रतीकों के बजाय बच्चे बने रहें। यह ऐसा है जैसे आप किसी भिक्षु को अश्लील सामग्री से परिचित करा रहे हो, संभावित रूप से उसकी नैतिक दिशा को हमेशा के लिए प्रभावित कर रहे हो। एक सुखी दुनिया। मान लीजिए कि आप एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई खुश है, बहुत खुश। ये वही है जो एक किताब में मिलता है जहां हर कोई मजबूर होता है उस लाइन में रहने के लिए जिसमें उस बुलबुले से बाहर निकलने की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं होती। एल्डस हक्सले की पुस्तक एक अद्भुत दुनिया एक समाज का वर्णन करती है, ध्यान दें, जिसमें इस नई दुनिया के लोग एक गोली लेने पर मजबूर होते हैं जो उन्हें खुश करती है और गहरी भावनाओं को दबा देती है। यह भी एक ऐसी दुनिया है जहां समाज एक उत्पादन लाइन है जो बच्चों को ऐसे बनाता है जैसे वे डिजाइनर जूते हों। आपको एक जाति दी जाती है जैसे कि यह हॉगवर्ट्स की चैन टोपी समारोह हो। माना जाता है कि आप खुश हैं, लेकिन सरकार आपके प्रेम जीवन को भी नियंत्रित करती है। वे यह विश्लेषण करते हैं कि कौन आपके साथ संगत है और आपसे शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। इस समाज की कल्पना करें जो उपभोक्तावाद, तात्कालिक संतोष और तकनीकी नियंत्रण पर आधारित है। क्या यह परिचित लगता है? यह वर्तमान युग जैसा है, लेकिन अधिक नाटकीयता के साथ। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमें लगातार विचलित रखते हैं, जैसे कि उपन्यास के पात्र। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमें बताते हैं कि हमें क्या सोचना और महसूस करना चाहिए, जैसे कि पुस्तक में सरकार का कठपुतली शो। यह ऐसा है जैसे एक डायस्टोपियन कॉमेडी में रहना जिसमें पंचलाइन हमारी अपनी जिंदगी है। दुनिया भर की सरकारों ने इस किताब को देखा और कहा, यह हक्सले का आदमी कुछ समझ रहा होगा, किसी को कोई विचार न दें। ऐसा लगता है जैसे उन्हें इस बात की चिंता है कि हमें पता चल जाए कि वे वास्तव में हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी से निषिद्ध किताबों की लाइब्रेरी में अपनी जगह मिल गई। कौन जानता है कि एलन मस्क का न्यूरालिंक हमारे मस्तिष्क के साथ किसी दिन क्या करेगा। जॉर्ज ऑनरवेल की एनिमल फार्म एक बचकाने और मासूम तरीके से शुरू होती है जैसे ओल्ड मैकडोनल्ड का एक फार्म है, और यह धीरे धीरे अधिक गहरा होता जाता है, इतना गहरा कि इसे सीधे विश्व की अभिजात्य शक्तियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। फार्म के जानवर इंसानों के द्वारा नियंत्रित किए जाने से तंग आ चुके हैं, इसलिए वे उन्हें बाहर खदेड़ देते हैं और खुद शासन शुरू कर देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि बिना इंसानों के फार्म पर कोई समस्या नहीं है। ये एक शानदार जगह लगती है जहां पोर्की और उसके दोस्त रह सकते हैं। लेकिन ऑरवेल की किताब अपनी नर्म कहानी के माध्यम से समाज पर तीखी आलोचना करती है। कहानी तब एक गहरे मोड़ पर जाती है जब फार्म के सुअर सत्ता संभाल लेते हैं और खुद को सुअरों के नए नेता बना लेते हैं। उन्होंने मुर्गियों और अन्य जानवरों को बताया कि सभी जानवर समान हैं, लेकिन फिर भी ये सुअर खुद को अन्य जानवरों से बेहतर समझने लगे और इंसानों की जगह नए अत्याचारी बन गए, जिससे फार्म एक उत्पीड़न और असमानता का स्थान बन गया। यह पुस्तक एक व्यंग्य है जो उन सत्ता पिपासु नेताओं का मजाक उड़ाती है जो समानता का वादा करते हैं, लेकिन फिर यह तय करते हैं कि वे दूसरों से अधिक के हकदार हैं। वैश्विक अभिजात्य वर्ग के बीच अराजकता फैल गई जब उन्होंने देखा कि ऑरवेल क्या करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने सोचा कि पशु फार्म न केवल उनकी गंदी बातें उजागर कर रहा था, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के सामने नग्न कर रहा था, और उन्हें डर था कि इससे लोगों को अपने नेताओं को कम महान घोड़ों और अधिक इन सुअरों की तरह देखना शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। चलो ग्रेप्स ऑफ रॉथ के साथ आगे बढ़ें। कोई सोच सकता है कि अंगूरों पर एक किताब उतनी ही स्वस्थ है जितना कि सूखे और मीठे फलों का आनंद लेना। हालांकि जॉन स्टीनबेक की ग्रेप्स ऑफ रॉथ आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप खट्टे अंगूर खा रहे हो जो तुरंत आपके चेहरे को पलट सकते हैं। महामंदी के दौरान की कहानी। ऐसा लगता है जैसे स्टाइनबेक ने फैसला किया कि किसानों को कृषि जगत के खलनायक बना दिया जाए, जो खतरनाक मूंछों के साथ और संदिग्ध नजरों से देखते हैं। पड़ोस के अनुकूल खाद्य उत्पादकों के बजाय उसने उन्हें कृषि नायकों से कड़वे लोगों में बदल दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि वे आलू के बजाय नाराजगी से भरे थे। पुस्तक की भाषा और विषय भी उतने ही रसदार थे जितने कि सूखे अंगूर। दूसरा कारण था कि इसमें हिंसा के कई दृश्य, कठोर वास्तविकताएं और बहुत संवेदनशील अपशब्द थे जो 1940 के दशक में सामान्य अमेरिकी दिमाग के लिए उपयुक्त नहीं थे। रूढ़िवादी पाठक चर्च में जाकर यह स्वीकार करना चाहते थे कि उन्होंने ग्रेप्स ऑफ रॉथ पढ़ी थी, इसलिए अधिकारियों को डर था कि यह पुस्तक मासूम और युवा दिमागों को भ्रष्ट कर सकती है, उनके मस्तिष्क को विद्रोही विचारों के एक अराजक मिश्रण में बदल सकती है। और दूसरी तरफ यह विश्वास भी था कि यह किताब एंटी अमेरिकन लगती थी। ये पूंजीवाद की आलोचना करती थी और एक ऐसे समय में बहुत अधिक लाल लगती थी जब अमेरिकियों को साम्यवाद के विस्तार से डर था। मेटाडेरो 5। पहली बात जो लोग आमतौर पर कर्ट वॉनगट के मेटाडेरो 5 के बारे में सुनते हैं वह यह है कि यह समय यात्रा और एलियंस के बारे में एक काल्पनिक पुस्तक है। लेकिन एक गहरी वजह है कि यह उपन्यास प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में शामिल हो गया।
यह मूल रूप से एक सैनिक के बारे में है जो समय में इतना खो जाता है कि वह एक समय से दूसरे समय में यात्रा करता है, इतिहास के माध्यम से कूदते हुए जैसे एक खेल खेल रहा हो, लेकिन बम विस्फोटों के साथ। किसी क्षण में वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कैदी था, जब उस पर कुख्यात बमबारी हो रही थी और पुस्तक उसे सबसे खराब रोशनी में दिखाती है। शीत युद्ध के दौरान लिखा गया, जब सरकार सभी को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ना बर्गर जितना ही अमेरिकी था। यह पुस्तक किसी ऐसे व्यक्ति के साहित्यिक समकक्ष थी जो प्यार करो युद्ध नहीं की टी शर्ट पहनकर सैन्य परेड में जा रहा हो। संघीय अधिकारियों ने शायद सोचा कि यह एक गुप्त हिप्पी घोषणा पत्र था जो लोगों को गुप्त रूप से अपने राइफल्स को गुलदाउदी के फूलों के साथ बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। और सच्चाई यह है कि लोग इस प्रकार की कॉमेडी के लिए तैयार नहीं थे, खासकर जब चीजें पाठकों के लिए बहुत वास्तविक हो गईं। यह वह काम है जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्होंने क्या देखा और अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और 1970 के दशक के दौरान यह वह नहीं था जो सरकार चाहती थी कि लोग महसूस करें। अदृश्य आदमी, जो राल्फ एलिसन द्वारा 1950 के दशक में लिखा गया था, इतना शोर मचाता था कि यह माइम पार्टी में कराओके मशीन ले जाने जैसा था। वह नस्लीय पहचान और सामाजिक अदृश्यता में गहराई से रुचि रखते थे, जबकि गुप्त रहस्यों और पहले वर्जित माने जाने वाले विषयों को उजागर करते थे। जाति और पहचान की खोज ने उस युग में हलचल मचा दी, जब काले लोग अभी भी दूसरे दर्जे के नागरिक थे। यह ऐसा है जैसे एक पार्टी की उम्मीद थी और पता चला कि आपका पसंदीदा टीवी शो वास्तव में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे उबाऊ विषय पर एक वृत्तचित्र है। ये किताब हिंसा, शोषण और भेदभाव पर चर्चा करती है, जो उतनी ही असहज थी जितना कि पारिवारिक रात के खाने में अपनी गैर मौजूद प्रेमिका की बात करना। यह बहुत ही कच्चा और ईमानदार था, जिससे हर कोई समाज के बारे में अपने सभी ज्ञान पर सवाल उठाने लगा। उपन्यास की अश्लील प्रकृति ने स्कूलों को इसे अपनी पुस्तकालयों से हटाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे द इनविजिबल मैन जल्दी ही एक अदृश्य किताब बन गया। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लेकर और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।